हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे माइनर प्रीपोजिशंस क्या होता है। लास्ट वीडियो में माइनर प्रीपोजिशन के बारे में मैंने कुछ बताया भी है। उसके आगे का ये स्टेप देखेंगे कि और क्या क्या माइनर प्रीपोजिशंस में आता है। सबसे पहले आप देखेंगे आउट। आउट कभी कभी वर्ब का भी यूज कर लेता है। जैसे आप कहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं आउट, आउट यानी गेट आउट, तो उसको आउट को लोग वर्ब बना देते हैं। लेकिन आउट एक एडवर्ब भी होता है। लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि आउट प्रीपोजिशन होता है तो इसका सेंस क्या होता है। इसको देखेंगे। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट और डायरेक्शन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इसको इसे कर सकते हैं। यानी आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर जब दिखाना रहे तो आप इस आउट का केवल यूज कर सकते हैं। ये भी एक प्रीपोजिशन के रूप में अक्सर यूज होता है। बहुत लोगों को पता नहीं लगता है कि जैसे कि एडवर्ब हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह एडवर्ब होता है। पोजीशन को देख करके आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देना चाहे तो देख सकते हैं इस तरह से। दे लुक्ड, देखिए यहाँ तक वर्ब पोजीशन है। आउट द विंडो, देखिए यहाँ पर आउट क्या है? प्रीपोजिशन हो गया। उन लोगों ने खिड़की के बाहर देखा, या फिर कर सकते हैं झांका, इसलिए भी यूज कर सकते हैं। लेट्स, अब देखिए लेट्स का यूज यहाँ पर कैसे करते हैं। यहाँ एस लगने का मतलब अस का विशेष होता है, लेटस, लेकिन जल्दी से लोग बोल देता है तो लेट्स कर देता है। ड्राइव आउट द डेजर्टेड रोड, इस तरह से देखिए यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आउट आया ना, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। अब इसी की जैसा देखिए और भी प्रीपोजिशन आता है। जैसे आप यहाँ लिख देंगे आउटसाइड, लेकिन इसमें आउटसाइड के अलावा एक और वर्ड आ जाता है कभी कभी, आउटसाइड ऑफ। ये दोनों का यूज एक होता है। आप कहेंगे कि फिर दो प्रीपोजिशन कैसे आ गया? इसको आप डबल प्रीपोजिशन कहेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें दो प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, इसलिए डबल में आ जाता है, लेकिन इसको एक ही माना जाता है। अब इसका मीनिंग क्या होगा आउटसाइड में? तो जैसे आप आउटसाइड का यूज जब भी करते हैं तो आप कहते हैं ऑन के सेंस में, या टू ए प्लेस, है ना, ऑन द आउटसाइड ऑफ समथिंग। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऑन, या फिर इसको टू कर देंगे, ऑन और लगा देंगे, ऑन और टू द प्लेस। टू द प्लेस का मतलब किसी स्थान को आप दिखा रहे हैं ना, तो ऑन या टू द प्लेस, ऑन द आउटसाइड ऑफ समथिंग। किसी भी स्थान के बाहर के प्लेस को दिखाने के लिए आप आउटसाइड या आउटसाइड ऑफ का यूज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? के बाहर। सीधा हम लिख सकते हैं ना, के बाहर इसको कर सकते हैं, या अवे फ्रॉम भी कर सकते हैं। इसको चाहे सेकेंड नंबर में देना चाहें, अवे फ्रॉम, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉट ए पार्टिकुलर प्लेस, है ना, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इन ए पार्टिकुलर प्लेस।
हिंदी में क्या लिखेंगे? से बाहर, के बाहर या से बाहर, दोनों का सेंस तो एक ही होता है। या किसी चीज का हिस्सा न होना, यानी नॉट ए पार्ट ऑफ समथिंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ समथिंग, इसको आप कर सकते हैं हिस्सा न होना। शॉर्टकट में आप इतना लिख दें, हिस्सा न होना। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि आउटसाइड या आउट का आप यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे किस तरह का एग्जाम्पल आता है। यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड आवर हाउस। हमारे घर के बाहर आप अपने पार्क को क्या कर सकते हैं? कार को पार्क कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह होता है ना, घर के बाहर कार लगाना मना है, बहुत सारे गेट पर लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर कर है कि यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड आवर हाउस। हमारे घर के बाहर अपना कार पार्क कर सकते हैं। इस तरह से यूज कर देंगे। फिर इसे लिखेंगे वी लिव इन ए स्मॉल विलेज। हम रहते हैं छोटे से गांव में। तो आगे कैसे दिखाएंगे? आउटसाइड ऑफ पटना, पटना के बाहर हम एक छोटे। अब यहाँ देखेंगे एक नया प्रीपोजिशन आईएनजी इसमें लगा रहता है। आईएनजी लगने का मतलब होता है कि ये जेरंड फॉर्म है, इसको पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन के रूप में आप कर सकते हैं। अब बेरिंग का मीनिंग क्या होता है, इसको क्या कैसे समझेंगे? तो बेरिंग का मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग या फिर नॉट इंक्लूडिंग या फिर एक्सेप्ट फॉर। अब देखिए एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? छोड़कर, छोड़ देना। नॉट इंक्लूडिंग, इंक्लूड नहीं करना, बात एक ही है। इंक्लूड नहीं करेंगे यानी इंक्लूड क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो दोनों का सेंस है एक्सेप्ट फॉर भी वही होता है। तो इस तरह से सब यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में को छोड़कर। इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं। जहां भी इस तरह का यूज करते हैं को छोड़कर, तो इसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनता है इसमें। बेरिंग a few distant relations, bearing a few distant relations all were invited to the बर्थडे पार्टी। देखिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर देखेंगे बेरिंग हिम यानी उसे छोड़कर। All students were present in the class। देखिए उसे छोड़कर सभी विद्यार्थी क्लास में उपस्थित थे। इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखेंगे। देखिए इसमें एक्सेप्ट क्या है?
या एक्सेप्टिंग है, दोनों सेम है। बहुत लोगों को शायद पता नहीं रहे ऐसा कि आईएनजी लगने पर एक्सेप्ट में भी ये सेम प्रीपोजिशन होता है। कुछ लोग अगर ऐसा आईएनजी लगा रहे तो उसको गलत समझ लेंगे, क्योंकि उनको ये पता होता है कि एक्सेप्ट तो होता है लेकिन एक्सेप्टिंग होता है इसमें कि नहीं, ये पता नहीं। इसलिए दोनों सेम प्रीपोजिशन है और दोनों को एक ही नेचर की तरह आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका भी देखिए मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग। अभी जस्ट बतलाया बेरिंग में, सेम यहाँ भी होता है। आप इसके लिए आप चाहे तो बेरिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग वो हो सकता है तो उसका ये भी मीनिंग हो सकता है, तो दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग होता है। इसका हिंदी में आप लिखेंगे को छोड़कर, सेम उसी तरह से देख सकते हैं, को छोड़कर, यहाँ भी सेंस होता है को छोड़कर। अब देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे। एवरीबॉडी, अभी दोनों में से जो आपको लिखने का मन करे लिख दीजिए। एक्सेप्टिंग या फिर देखिए दोनों में यूज कर सकते हैं कोई भी। एवरीबॉडी एक्सेप्टिंग एक्सेप्ट हर, सपोर्टेड माई प्रपोजल, इस तरह से यूज कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत है इसमें? कहीं दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अगर मान लिया आप चाहें तो इसी से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग से, एक्सेप्ट से कोई एक भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्सेप्ट प्रोमिसेज, बाधाओं के अलावे, यानी बाधा के अलावे, कॉमा दे दिए, दे गेव अस नथिंग, उसने हमें। अब यहाँ देखेंगे पेंडिंग, पेंडिंग किसको कहते हैं? अगर इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो ऐसे तो हम लोग कहे अगर प्रीपोजिशन की भाषा में तो जब तक, लेकिन पेंडिंग का मेन जो मीनिंग होता है लंबित। ऑफिशियल अगर वर्ड का यूज करते हैं हिंदी में तो इसको कहते हैं लंबित। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? while waiting for something to happen, यानी किसी चीज को होने के लिए आप इंतजार कर रहे हो, है ना। या until something happens, अगर इसको शॉर्टकट में छोटा में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर दीजिए, until something to happen, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे जब तक। इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं पेंडिंग केसेस में। अब जैसे कोई भी सेंटेंस इस तरह से बना लीजिए, सी वाज रिलीज्ड ऑन बेल, आप ऐसे देखिए लिखेंगे एग्जाम्पल में, सी वाज रिलीज्ड ऑन बेल। बेल समझते हैं, इसको कहते हैं जमानत। बेल कोर्ट से होता है, जमानत कोर्ट से होता है, उसके लिए अक्सर ये यूज होता है। तो कहता है सी वाज रिलीज्ड ऑन बेल। अब इसमें आगे कर देंगे पेंडिंग, यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन लगा देंगे, पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज, फर्दर इंक्वायरीज तक करा है तो उसे बेल पर रिलीज किया गया है। इस तरह से यूज कर लेते हैं। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, जैसे ही हैज बीन सस्पेंडेड, देखिए ही हैज बीन सस्पेंडिंग, देखिए इतना एक पार्ट हो गया। ही हैज बीन सस्पेंडेड, उसे सस्पेंड किया गया है, किस लिए? तो इसमें लिखे हमने पेंडिंग फर्दर
यहाँ देखिए प्रीपोजिशन का पोजीशन, पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी तक उसे पेंडिंग, यानी जब तक पूरा नहीं होता इंक्वायरी तब तक के लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। इंक्वायरी अगर क्लियर होगा तो हो सकता है सस्पेंशन खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पेंडिंग का कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक देखते हैं कंसर्निंग भी एक वर्ड आता है इसी तरह का। देखिए यहाँ भी आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी लगने का मतलब क्या हुआ कि ये भी पार्टिसिपियल में आता है, यानी पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन इसे कहा जाता है। इसको आप कहेंगे अबाउट समथिंग। अगर आप इसे मीनिंग देते हैं अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग का मतलब क्या हुआ, के संबंध में, के बारे में, के विषय में। आप ऐसे लिख सकते हैं के बारे में, के विषय में, यानी किसी चीज के बारे में, किसी विषय में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। ये ऑफिशियल वर्ड खास करके ऑफिस में इस तरह का अक्सर यूज किया जाता है। जैसे लिखेंगे नो डिसीजन हैज बीन टेकन कंसर्निंग योर ट्रांसफर, तुम्हारे ट्रांसफर के संबंध में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे रिगार्डिंग रेस्पेक्टिंग, ये दोनों सेम वर्ड है, भले स्पेलिंग अलग है, वर्ड अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक होता है। इसको कहते हैं कंसर्निंग समबडी और समथिंग। कंसर्निंग समबडी और समथिंग, यानी दोनों को आप एक साथ यूज कर सकते हैं, एक जैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस में दोनों लिख दीजिएगा, ऐसा गलत होता है। एक प्रीपोजिशन लिख दिए तो उसमें ऑब्लिक में देने की इसकी जरूरत नहीं कुछ होता है। अब जैसे इसको कैसा सेंटेंस बनाइएगा, अब जैसे बना लीजिए कॉल मी, है ना। कॉल मी का मतलब क्या, मुझे बुलाना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, और उसके बाद देखिए दोनों में से कोई वर्ड यूज कर लीजिए। रिगार्डिंग, अब रिगार्डिंग का मतलब के बारे में, तो के बारे में किस चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में हो। रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट, रिगार्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई फिक्स वर्ड नहीं होता है कि हम स्पेशल वही दे सकते हैं, जो आपको इच्छा करे जो कर सकते हैं। ये रिगार्डिंग योर वर्क भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर वर्क लिखिए, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर होगा। रिगार्डिंग योर वर्क कर दीजिए, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए आगे, ही हैज बीन, यहाँ तक लिख दिए ही हैज बीन, है ना। अब इसमें बीन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगा कर भी सेंटेंस बनाते तो बन जाएगा। नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, बीन भी परफेक्ट का फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बीन का मतलब है कि हमेशा भरवे आवे, हो सकता है एडजेक्टिव आ जाए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब जैसे ही हैज सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा है। अभी दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, जैसे आप लिख लेते हैं रेस्पेक्टिंग, रेस्पेक्टिंग योर रिक्वेस्ट, तुम्हारे रिक्वेस्ट के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस आप चाहिए आप बना लेंगे। और देखना तो देख सकते हैं वी नो, देखिए यहाँ पर लिटिल और लिटिल में बहुत डिफरेंस हो जाता है।
अगर लिटिल कहते हैं तो नेगेटिव कंसेप्ट आता है कि वी नो लिटिल, यानी हम लोग नहीं के बराबर जानते हैं या कुछ नहीं जानते इसमें। अगर इसमें अ लिटिल लगा देते तो हम लोग कुछ जानते हैं। कितना चेंज आ गया। अब देखिए वी नो लिटिल रिगार्डिंग या रेस्पेक्टिंग कोई भी लिख देंगे, रेस्पेक्टिंग योर फाइनेंशियल पोजीशन, इस तरह से लिखे हैं। यानी कोई भी सेंटेंस आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मन करे तो कंसर्निंग को भी इसमें अगर लगा देते हैं तो उससे भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कंसर्निंग का मीनिंग सेम है, रिगार्डिंग का भी सेम देख रहे हैं और रेस्पेक्टिंग का भी सेम है, तो सब तो सेम है। आपको जो लगाना है लगा दीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे लिखते हैं, देखिए आप चाहे तो नथिंग से शुरू कर देंगे, नेगेटिव से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो नथिंग इज नोन, यानी कुछ नहीं जाना गया है, कुछ नहीं जाना है, कुछ पता ही नहीं है। अब यहाँ पर रिगार्डिंग रेस्पेक्टिंग कोई भी लिख सकते हैं, रिगार्डिंग या रेस्पेक्टिंग हिज वेयरअबाउट्स, और उसके बारे में, उसके हाल चाल के बारे में हमें कुछ भी पता। अब यहाँ देखेंगे नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट एक ही वर्ड में आप लिख दें इसको तो ठीक रहेगा। नॉट विथ, ये कितना बड़ा प्रीपोजिशन है, नॉट विथ स्टैंडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, डिस्पाइट समथिंग, डिस्पाइट समथिंग, या फिर इसके लिए आप एक वर्ड फिर दे सकते हैं वो इन स्पाइट ऑफ कर सकते हैं। अब दोनों का हिंदी क्या होता है, के बावजूद या इतने पर भी, आप ऐसे भी लिख सकते, देखिए इतने पर भी के बावजूद, यानी कंट्रास्ट सेंस देने का ये काम करता है। तो इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं। देखिए कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग मेनी हर्डल्स। हर्डल्स क्या होता है, मुसीबतें, परेशानियां। तो कहता है कि अनेक परेशानियों के बावजूद, क्या कॉमा दे देंगे, ही हैज गॉट अ ग्रैंड सक्सेस इन हिज लाइफ। है ना कि अनेक मुसीबतों के बावजूद भी उसने अपने जीवन में भव्य सफलता पाई है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी देखिए कोरोना वायरस के समय में स्कूल कॉलेज की स्थिति बड़ा ही जर्जर अवस्था है। अब इसी पर क्वेश्चन देखिए बनाते हैं, नॉट विथ, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट के बावजूद इतना होगा, सम मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सम मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं के बावजूद द यूनिवर्सिटी हैज हैड ए, ऐसे लिखेंगे, द यूनिवर्सिटी हैज हैड
ए। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी की जगह स्कूल लिखिए, कॉलेज लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हैड ए सक्सेसफुल ईयर ऑफ 2020। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए एक प्रीपोजिशन फिर आता है पास्ट। बहुत लोग क्या जानते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस ऐसे कहते हैं, तो आप कहते हैं पास्ट है केवल। तो पास्ट का यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। कैसे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको लेटर देन समथिंग। लेटर देन समथिंग यानी कुछ भी दिया हुआ हो तो उसके बाद। और खास करके अगर देखा जाए तो टाइम के लिए इसका सबसे अधिक यूज होता है, सबसे अधिक टाइम के लिए होता है। आप इसको लिख सकते हैं फॉर टाइम, है ना, टाइम के लिए सबसे अधिक इसका यूज करते हैं। अब इसको अगर नहीं भी देते हैं तो डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं फॉर टाइम, टाइम के लिए यूज होता है। अब कैसे यूज होता है? जैसे आप कहते हैं कि 10:30 बजे हैं, तो 10:30 बजे हैं तो इसको कैसे दिखाते हैं? अब एग्जाम्पल लिखेंगे इट इज हाफ पास्ट 10। देखिए इट इज हाफ पास्ट 10। हाफ पास्ट 10 का मतलब क्या? 10 तो बज ही गया, और 10 के बाद आधा, आधा मतलब आधा घंटा कहते हैं, यानी 10:30 हुआ है। इस तरह से या आप कहते हैं 10:15 बजे, सब कुछ ऐसे लिखते हैं इट इज क्वार्टर पास्ट 10, 10:15 बजे हैं। तो इस प्रकार से जब भी कहीं ऐसा यूज रहेगा तो ऐसा यूज आप कर सकते हैं।